हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। I'm योगिता सिंह, योर हिस्ट्री टीचर। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था शासक और इतिवत, जिसमें हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। 2 वीडियो इसके आपके पास आ चुकी होंगी, तो आज इस आपकी 3rd वीडियो है जिसमें हम आगे के टॉपिक क्लियर करेंगे। इसमें आपका टॉपिक आता है शाही परिवार। तो हरम जो है, इसमें एक हरम शब्द आया है। हरम शब्द का प्रयोग प्राय मुगलों की दुनिया की और संकेत करने के लिए होता है। यानी हरम का मतलब होता है जो मुगलों की घरेलू दुनिया है, उसे बोलते हैं हरम। यह शब्द फारसी से निकला है, जिसका मतलब होता है पवित्र स्थान। हरम का मतलब क्या होता है? पवित्र स्थान। मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियां और पत्नियां, उसके नज़दीकी और उसके दूर के रिश्तेदार, जिसमें माता, सौतेली माँ, माताएं, बहनें, पुत्री, बहू, चाची मौसी, बच्चे सवारे आते थे। वे महिलाएं परिचारिकाएं तथा गुलाम होते थे। बहुविवाह तथा भारतीय महाद्वीप में विशेषकर शासक वर्गों में व्यापक रूप से जो है प्रचलित थी। यानी कि राजा शासक जो है एक से ज़्यादा विवाह करता था। राजपूत कुलों एवं मुगलों दोनों के लिए विवाह रानी संबंध बनाने व मैत्री संबंध स्थापित करने का एक तरीका था। यानी कि मुगलों ने जो है राजपूतों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाकर जो है आपस में संबंध स्थापित करे। विवाह में पुत्री को भेंट स्वरूप दिए जाने के साथ प्राय एक क्षेत्र भी उपहार में दे दिया जाता था। इससे विभिन्न शासक वर्गों के बीच पदानुक्रमिक संबंधों की निरंतरता सुनिश्चित हो जाती थी। इस तरह विवाह और उसके फलस्वरूप विकसित संबंधों के कारण मुगल बंधुता के एक व्यापक तंत्र का निर्माण कर सके। इसमें महत्वपूर्ण वर्गों से जुड़े और उन्हें एक बृहद साम्राज्य को इकट्ठा रखने में मदद मिली। मुगल परिवार में शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां, जिन्हें बेगम कहा जाता था, और अन्य स्त्रियों को अगाह कहा जाता था, जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ होता था, में अंतर रखा जाता था। यानी कि बेगम में और अगाह में अंतर रखा जाता था। मेहर के रूप में अच्छा खासा नगद और बहुमूल्य वस्तु लेने के बाद विवाह करने आई बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से अगाहों की तुलना में ज़्यादा ऊंचा दर्जा जो है दिया जाता था, क्योंकि जो बेगम होते थे वो जो है संपन्न परिवार से आती थी और दहेज लेकर आती थी, तो उनका जो स्थान होता था बेगमों का, वो अगाह से ऊंचा होता था। राशन से जुड़े महिलाओं के पदानुक्रम में उप पत्नियों अगाचा की स्थिति सबसे ज़्यादा निम्न की होती थी, क्योंकि वो जो है ज़्यादा अच्छे परिवार से नहीं आई होती थी। इन सभी को नगद मासिक भत्ता दिया जाता था, इन्हें जो है मंथली सैलरी दी जाती थी, और उनके उनके दर्जे के हिसाब से जो उन्हें उपहार दिए जाते थे। वंश आधारित पारिवारिक ढांचा पूरी तरह से स्थायी नहीं था। यदि पत्नी की इच्छा हो और उसके पास पहले से 4 पत्नियां ना हो, तो अगाह और अगाचा भी बेगम की स्थितियाँ पा सकती थी। प्रेम तथा मातृत्व ऐसी स्त्रियों को विविध सम्मत विवाहित पत्नियों के दर्जे तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। पत्नियों के अलावा मुगल परिवार में अनेक महिला पुरुष गुलाम होते थे। वे साधारण कार्य से लेकर कौशल निपुणता बुद्धिमत्ता के अलग अलग कार्य करते थे। गुलाम हिजड़े परिवार के अंदर बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर और व्यापार में दिलचस्पी लेने वाले महिलाओं के एजेंट भी होते थे। नूरजहाँ के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। शाहजहाँ की पुत्रियां जहांआरा और रोशनारा, ये अंडरलाइन कर लेंगे। शाहजहाँ की पुत्रियां कौन थी? जहांआरा, रोशनारा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी। इसके अलावा जहांआरा को सूरत के बंदरगाह नगर, जो कि विदेशी व्यापार का एक लाभप्रद केंद्र था, से राजस्व प्राप्त होता था। संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवारों को महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों और बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया। जहांआरा ने शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहानाबाद को कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं का हिस्सा लिया। शाहजहानाबाद में उसने काफ़ी सारा अपना जो है योगदान दिया बनाने के लिए। इसमें से आंगन में बाग के साथ एक 2 मंजिली भव्य कारवासराय भी थी। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी जो चौक है, वो भी जहांआरा ने जो है इसकी रूपरेखा तैयार करी थी। गुलबदन बेगम द्वारा लिखित एक रोचक पुस्तक थी हुमायूंनामा, तो ये अंडरलाइन कर लेंगे। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और ये जो गुलबदन बेगम है, ये बाबर की तो पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी और अकबर की चाची थी, तो ये आप इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। गुलबदन बेगम जो है स्वयं तुर्की तथा फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी, उन ये भाषा जानती थी। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासक का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था, तो अपनी चाची से बाबर और हुमायूं के समय के पहले संस्मरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया, और ताकि अबू फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृतियों को पूरा कर सके। गुलबदन बेगम ने जो लिखा है वह मुगल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं है। यानी कि उन्होंने किसी भी शासक की प्रशंसा के बारे में नहीं लिखा है। उन्होंने जो भी कुछ लिखा है वो राजा और राजकुमारों के बीच जो हुए संघर्ष है, तनाव है, ये जो पारिवारिक मसले हैं,
है ना। और जो उम्रदराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में जो है उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। अब हम बात करते हैं शाही नौकरशाही। भर्ती की प्रक्रियाओं तथा पद। मुगल इतिहास विशेषकर अरनामा में साम्राज्य की एक ऐसी कल्पना दी जिन्होंने क्रिया और सत्ता लगभग पूरी तरह से एकमात्र बादशाह में नहीं होती है, जबकि शेष राज्यों को बादशाह के आदेशों का अनुपालन करते हुए प्रदर्शित किया गया है। किंतु मुगल राज्य तंत्र के बारे में इन इतिहासों से प्राप्त समृद्ध जानकारी को हम ध्यान से देखें तो हम इन तरीकों को समझा सकते हैं। कई भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाओं पर आधारित शाही संगठन प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में सक्षम हुआ है। मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का दल था, जिसे इतिहासकार संपूर्ण रूप से अभिजात वर्ग भी कहते हैं। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न निर्जाति तथा धार्मिक समूहों से होती है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी दल इतना बड़ा ना हो कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, जो वफादारी के बादशाह के साथ जुड़े होते थे। साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में भी उपस्थित थे। इसमें से कुछ हुमायूं के साथ भारत चले आए थे और कुछ अन्य बाद में मुगल दरबार में आ गए थे। 50-60 में आगे भारतीय मूल के 2 शासकीय समूह राजपूतों और भारतीय मुसलमानों ने शाही सेवा में प्रवेश किया। इसमें नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति थे राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा था, जिसकी पुत्री से अकबर का जो है विवाह हुआ था। शिक्षा और लेखा शास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी जो है पदोन्नत किया जाता था, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण अकबर ने जो है टोडरमल को दिया था। टोडरमल को उन्होंने जो है वित्तीय मंत्री बनाया था और वो जाति से जो है खत्री था। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को बहुत ही ऊंचा पद दिया जाता था। जहांगीर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नूरजहां जो थी वो ईरानी थी। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था, फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे अच्छी खासी संख्या में थे। तो सभी जो है सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों को भी 2 तरीके से जो है ओहदे दिए जाते थे। जात शाही पदानुक्रम में अधिकारी मनसबदार के पद और वेतन का सूचक था और सवार का वह सूचित करता था कि उसके सेवा में कितने घुड़सवार होने चाहिए। 17वीं सेंचुरी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार जो है अभिजात कहे जाते थे। ये आप पूरा पैराग्राफ जो 2-3 बार रीड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सैन्य अभियानों में ये अभिजात अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे तथा प्रांतों में वे साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में भी कार्य करते थे। प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवारों को भर्ती करता था, उन्हें हथियारों आदि से लैस करता था और उन्हें जो है प्रशिक्षण देता था। घुड़सवारी फौज मुगल फौज का अपरिहार्य अंग थी। घुड़सवार सिपाही शाही निशान से पार्श्वभाव में दागे गए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े रखते थे। निम्नतम ओहदे के अधिकारियों को छोड़कर बादशाह स्वयं सभी अधिकारियों के ओहदे, पदवियों और आधिकारिक नियुक्ति के बदलाव का पुनरीक्षण करता था। मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले अकबर ने अपनी अभिजात वर्ग में कुछ लोगों को शिष्य यानी मुरीद की तरह मानते हुए उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम किए और अभिजात वर्ग के सदस्य के लिए शाही सेवा शक्ति तथा धन उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया थी। सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात के लिए जो है एक याचिका देता था, जो बादशाह के सामने तजवीज़ प्रस्तुत करता था। अगर याचिकाकर्ता को सुयोग्य माना जाता था तो उसे जो है मनसब पद जो है उसको प्रदान किया जाता था। और इसमें जो एक मीर बख्शी है, ये अंडरलाइन कर लेंगे, मीर बख्शी जो है सबसे ज़्यादा वेतन लेने वाला पद पर था। खुले दरबार में बादशाह के हमेशा जो है वो मीर बख्शी जो है वो दाएं ओर खड़ा होता था तथा नियुक्तियां जो करवाता था वो मीर बख्शी करवाता था। ठीक है। और जो कार्यालय में जो भी मोहर हस्ताक्षर होते थे वो बादशाह के साथ ही उनके चलते थे आदेश पर। केंद्र में 2 अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, जिसमें दीवाने आला वित्त मंत्री कहा जाता था उसको, और एक था सदर उसे मदद माश तथा अनुदान का मंत्री कहा जाता था, और स्थानीय न्यायाधीशों अथवा काजियों की नियुक्ति का प्रभारी। ये तीनों मंत्री जो है कभी कभी इकट्ठे एक सलाहकार निकाय के रूप में जो है काम करते थे, लेकिन ये एक दूसरे से स्वतंत्र थे। अकबर ने अपने इन सलाहकारों के साथ मिलकर साम्राज्य की प्रशासनिक, राजकोषीय, मौद्रिक संस्थाओं को आकार प्रदान किया है और दरबार में नियुक्त
तैनात रकाब अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्ति किया जा सकता था। वे प्रतिदिन 2 बार सुबह शाम को सार्वजनिक सभा में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने के कर्तव्य में बंधे थे। सुबह शाम उनका आत्मनिवेदन करते थे झुककर, और दिन रात बादशाह और उसके घरानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ये लोग जो है उठाते थे। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको अच्छा पढ़ा दिया है। आप बुक को रीड करेंगे और मेरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।